नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि भारत और कनाडा के रिश्ते इन दिनों चिराग बहुत ज़्यादा तनाव दोनों के संबंधों में दिखाई देता है। लेकिन इस बीच चूंकि पहले निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद सुक्खा मारा गया, लेकिन इन सब के बीच अर्शदीप डाला का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया है। इसकी नज़दीकी सुक्खा के साथ थी। कौन है ये अर्शदीप डाला जिसको हमारी एजेंसियां जिसे सरगर्मी से जिसकी तलाश कर रही हैं, और जो लिस्ट जारी की है उसमें से एक नाम इसका भी है। देखिए, जब ये पंजाब में बहुत ज़्यादा गैंगस्टर्स जो है वो एक्टिव हो रहे थे, लॉरेंस गैंग, बम्बिहा गैंग, तो ये इनडायरेक्टली बोला जाता है बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में ये कई सारे लोग यहाँ से भाग गए थे जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नकेल कसने लगी, या कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट तो वहाँ चले गए। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कनाडा में है। हाँ। और ये राइट मैन था सुक्खा का, अच्छा। जिसकी हमने देखा मर्डर हुआ था। हाँ। और जिसमें हालांकि लॉरेंस के पेज से क्लेम किया गया था कि उन्होंने मारा है, लेकिन हाँ। अब सवाल ये उठता है कि वाकई उसने मारा है या किसी और ने, तो जांच की बात है। लेकिन ये पूरा मामला इसलिए प्रकाश में आया, वहाँ अर्शदीप डाला कुछ दिन पहले वहाँ से छोड़ कर गया था। तो यानी टारगेट दोनों थे, और इसको इसलिए गैंग वॉर से भी देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा निज्जर की भी वहाँ हत्या हो गई, जिसको लेकर कनाडा की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि ये तो भारत का इसमें रोल है, एजेंसीज को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये कहा जाए कि गैंग वॉर का नतीजा हो रहा है, ये निकल रहा है, और एक गैंग यहाँ से फ़ोन करके वहाँ एक्टिविटी करा रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी बनती किसकी है? ये एक सवाल होना चाहिए कि भाई क्या वाकई ये भारत की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है? हाँ। क्योंकि वो लेकिन सुक्खा की जब हत्या हुई तो एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लेता हुआ दिखाई देता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने उसको सिरे से नकारा है। इसमें भी क्या कोई एंगल लॉरेंस बिश्नोई का आप समझ पा रहे हैं? एक बात। दूसरा कि डाला पर 25 से ज़्यादा मामले तो भारत में दर्ज हैं, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। एनआईए ने भी उसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी और इनाम भी घोषित किया था। यहाँ पर उसका क्या क्रिमिनल और इतिहास है? यहाँ किस तरीके की स्थिति रही उसकी? देखिए, पहला जो आपका सवाल है लॉरेंस वाला, ये तो नटशेल में क्लियर ही हो रहा है, क्योंकि बम्बिया गैंग से जुड़े हुए थे, तो ये लग रहा है कि शायद उसका हाथ हो सकता है। दूसरा, जैसे आपने सवाल पूछा, 25 से ज़्यादा केस 2020 में यहाँ से चला जाता है कनाडा, वहाँ जाके सेटल होता है, और वहाँ जाकर इसके जो लिंक निकल कर आ रहे हैं, रिंदा जो एक पाकिस्तान में चला कैसे गया? जब यहाँ इतना इस पर सख्ती थी तो अचानक कैसे निकल कैसे ये भी गया? बात गौर करने वाली, चला कैसे गया। प्लस फर्जी डॉक्यूमेंट कई बार बनाकर, जैसे हमने एक केस में देखा था इससे पहले, जो सुक्खा जो गया था, उसमें पंजाब पुलिस के लोगों ने हेल्प की थी उसके डॉक्यूमेंट बनवाने में। तो इस केस में भी यही इनिशियली लग रहा है कि डॉक्यूमेंट बने और ये पहुंच गया। उसके बाद आप सोचिए किस किस तरीके के मामले इसके यहाँ जो पंजाब में, दिल्ली में या हरियाणा में दर्ज हुए, किस किस लेवल का क्राइम? सारे हीनियस क्राइम है, प्लस यूएपीए का है, यानी कि बिल्कुल वो तो देश विरोधी एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट है, ये लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, या फिर इसको ये कहा जाए कि पोस्ट कर दिया गया, जैसे कई सारे केसेस लगा दिए थे वो कर दिया गया है। हाँ। इस समय ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक तरफ पन्नू को खोज रही है पुलिस, उसकी तमाम गतिविधियां सामने आ रही हैं, और ये भी क्लियर हो रहा है कि उसने कई वीडियोस भी सामने के मीडिया हाउसेस से भी उसने बात की है, जिसमें उसकी तो अवधारणा ही अलग है कि वो तो हर मतलब इस देश के कई सारे टुकड़े चाहता है, इस तरह की बातें वो करता है। तो ऐसे लेकिन मैं और एक खबर पढ़ रहा हूँ, उसमें है कि खालिस्तान के अलावा एक उर्दुस्तान की भी बात जो डोजियर है उसमें पन्नू कहता हुआ, क्या है ये खालिस्तान? तो चलिए एक उनका बहुत पुराना कभी ना पूरा होने वाला सपना है, लेकिन ये उर्दुस्तान क्या है? वो भी यही है जो आपने बोला, कभी ना पूरा होने वाला सपना। ये दरअसल ये अवधारणा इसकी यही है, कनाडा में बैठकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, प्लस इसको फंडिंग जो आईएसआई, लश्कर, ऐसा भारत सरकार कहती है कि की जा रही है। और अवधारणा ही है कि भाई कई सारे टुकड़े कर दिए जाए, जिसमें एक ये उर्दुस्तान का नाम है, खालिस्तान हो जाए, और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। लेकिन चिराग, एक चीज़ है जो लोग हमें सुन भी रहे हैं या आमतौर पर लोग ये समझना चाहते हैं कि ये जो डिमांड है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो वो भी जानते हैं कि ये कभी किसी हाल में ये कभी न पूरा होने वाला एक दिन दोपहरिया में देखा जाने वाला सपना है जागती आंखों से। बावजूद इसके ये सारी चीज़ें क्यों घटती रहती हैं? क्यों इसमें, चाहे हम पन्नू का वीडियो देखें, पूरी मुस्तैदी से टाई पहने हुए और एकदम वो करता हुआ नज़र आता है, और भी इस तरीके के जितने भी, जो कम से कम 43 लोगों की सूची जो जारी की है उसमें तमाम ऐसे चेहरे हैं,
क्यों ये लोग इतने एक्टिव हैं, किसके लिए एक्टिव हैं? जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उसके लिए क्यों, और वो भी दूर 7 समंदर पार बैठ के क्यों ये सपना बुनते रहते हैं? देखिए, इसमें सीधा सीधा एलईटी का हाथ है, प्लस जो पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई का हाथ है। उनका साफ साफ यही मकसद होता है कि किसी सिर्फ तरह तनाव मेंटेन रहे, रखना। अस्थिर करे, और वो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो इसको एक तरह से कहा जाए एक तरह आग में घी डालने वाली बात है, वो उस तरह के लोग हैं। इससे पहले हमने देखा जब पंजाब में अभी थोड़े दिनों पहले एक और अमृतपाल सिंह को लेकर गए थे, वो भी यही अवधारणा का एक हिस्सा था। फंडिंग इनको साफ साफ हो रही है, ये भी बहुत क्लियर कट है कि आईएसआई। लेकिन फिर यहीं पे जैसे अमृतपाल को धर लिया गया, ठीक है, उसने छकाया, कई दिनों तक परेशान किया, लेकिन अंततः गत्वा वो पकड़ा गया। ये लोग निकल कैसे जाते हैं? जो अभी ताजा इसी का उदाहरण ले लें गरमडाला का, तो देखिए शुरुआत में ये लोग निकले, आज के निकले हुए तो नहीं है, इनको नहीं बहुत टाइम तो नहीं हुआ, अभी 3 साल ही हुआ है। उस समय निकल गए जब उस समय जब ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, ये पता लगने लगा कि अब ऐसे लोग बहुत एक्टिव हैं। भिंडरावाला के बाद आप देखिए जो एक्टिव रहे वो लोग, वो यही लोग थे जो बहुत ज़्यादा ये इसको इनकी डिमांड थी कि खालिस्तान बनना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीच बीच में हम देखते थे नहीं posters आते थे, ये कुछ बीच बीच में नारे लगाए जाते थे। नहीं, ये इनका माइंड वॉश ही है। मैं समझना चाह रहा था कि भिंडरावाले की बात अलग है, भिंडरावाले की पीढ़ी पुरानी हो गई है, ये लोग सब बड़ी नई पौध हैं, इनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। मेरा ख्याल है 30-35 के बीच में ही सारे लोग हैं, 25 से 35 के बीच में, तो बहुत पुरानी उम्र है, 90s के सभी ये लोग हैं। इनका माइंड वॉश किया जाता है, किया गया है, या फिर कुछ इसमें रुपयों का ही हिसाब किताब है? पैसा बहुत मिलता है इसलिए साहब गद्दारी करने को, देशद्रोही बनने को ये लोग तैयार हो जाते हैं। दोनों बात, एक तो पैसा बहुत मिलता है, दूसरा एक आपका माइंडसेट भी है ऐसा कि भाई आप, क्योंकि भिंडरावाले का राग तो नहीं अलाप सकते ना हम, अब हो गया उसका टाइम, ठीक है, खत्म हो यही गया। है कि एक तो पैसा जैसे आपने बताया, दूसरा इसमें जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है कि एक इनको ब्रेन वॉश इस तरह से किया जा रहा है कि भाई एक अलग अधिकार होनी चाहिए, अलग मांग होनी चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए, अलग कंट्री होना चाहिए। वो इस तरह की मांग शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, और ऑब्वियसली ये सपोर्ट इनको, जब इनको लगता है आईएसआई को, वो इसी तरह के लोग ढूंढते हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, इनकी हेल्प, इनकी मदद करो। वो मदद किस सेंस में करते हैं? तो पैसे के सेंस में करते हैं या वेपन्स के सेंस में करते हैं, ताकि अस्थिरता फैलाई जाए। और हमने देखा किस तरह से, चाहे पन्नू की बात कर ली जाए, चाहे दूसरे और आतंकियों की बात कर ली जाए, आप देखिए कत्लेआम हो रहा है। लेकिन एक तरह से दूसरे इसको सेंस में देखा जाए तो एजेंसीज बहुत रिलीफ भी महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये आपस में ही लड़ भिड़ के खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब ये बात भी सवाल के घेरे में है कि यहाँ से अगर कोई साजिश रची जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जो कनाडा क्लेम कर रहा है, तो क्या वाकई रची जा रही है, या क्योंकि जैसे वो बम्बिया गैंग के थे, शुरुआत में आया कि लॉरेंस का इसमें हाथ हो सकता है, तो अगर यहाँ से रची जा रही है तो ये एक कंसर्न भी है, एक दूसरे देश का जो कंसर्न है, फिर कहीं ना कहीं वो बात लगती है कि शायद ऐसा ना हो। लेकिन भारत सरकार ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ की तरफ से कोई नहीं है। लेकिन अब अंदर खाते क्या चल रहा है, ये तो गैंग वॉर में कौन किसे निपटा रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर लॉरेंस ये जिम्मेदारी ले रहा है कि सब मैंने ही करवाया, ये सब अपनी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर तो लॉरेंस उनसे अलग हुआ ना चिराग, जो बाहर बैठ के देश के खिलाफ कर रहे हैं, और ये देश। इसमें दो बातें हैं। लॉरेंस की जहाँ तक अवधारणा है, वो हमेशा से अपने आप को क्लेम करता है कि वो देश विरोधी नहीं है। उसका कहना है कि मैं तो अपने, नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये उसने वो करता भी है या सिर्फ क्लेम ही करता है? देखिए क्लेम तो करता है और करता भी है। जो उसके एक्ट्स नजर आए पिछले काफी समय में कि उसने जो एक्ट किए वो इन लोगों के खिलाफ, उसने साफ साफ कहा एक गैंग वॉर है, ये तो हमारी आपसी लड़ाई है, ठीक है। और उसका ये भी साफ साफ कहना होता है कि वो खालिस्तान की अवधारणा के खिलाफ है। इसलिए आप ये जो एक तरह से दूसरा ग्रुप है, चाहे बम्बिया ग्रुप है, तो क्या ये कहा जाए कॉकटेल बन गया है, बम्बिया ग्रुप खालिस्तानियों से जुड़ गया है? ये एनआईए की चार्जशीट भी यही बोलती है कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जुड़ गए हैं, और ये धीरे धीरे खालिस्तानी प्लस आईएसआई इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि आपसी गैंग वॉर में ये खालिस्तानी निपटते भी जा रहे हैं। अच्छी बात है, अगर विश्व से गंदगी धीरे धीरे ही सही अगर साफ होती है तो उसका स्वागत भी होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें जांच का विषय हैं, वो जांच अपने चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।